हम लोग पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे मैकियावेली। मैकियावेली का नाम सुना है आपको? पहले इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, फिर हमने पढ़ा मिडिवल पॉलिटिकल थॉट, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। बात समझ आ रही है? पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन जो एथेंस की सभ्यताएं हमने पढ़ी, एथेंस में कैसे कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, क्या क्या विशेषताएं थी। उस टाइम पे साइंस का, लॉजिकल चीज़ों का बड़ा ही प्रभाव था। इसके बाद हम धीरे धीरे मध्यकाल की तरफ प्रवेश किए। मध्यकाल में क्या हो गया, तो हमने आपको बताया था कि जैसे धार्मिक चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है, हर चीज़ में धर्म इन्वॉल्व हो, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि मिडिवल एज इज द डार्क एज। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा समय तक चला। उसके बाद अब धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड है 1465 to 326। ठीक है, अब जब मैकियावेली पहला ऐसा विचारक है जिसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। क्या वजह है? क्योंकि इसने अपनी जो स्टडी है उसमें धार्मिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को, नीति शास्त्र को अलग कर दिया। इसको बोला जाता है कि इसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और राजनीति शास्त्र की एक स्वतंत्र स्टडी शुरू की। अब इसका मतलब क्या है? राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का मतलब है कि पहले राजनीति को बहुत आइडियल फॉर्म में लिया जाता था कि अगर आप राजनीति में हैं तो ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल की बात नहीं किया। लेकिन इसने पहली बार प्रैक्टिकलिटी की बात कि एक्चुअल में शासन कैसा हो, प्रशासन कैसा हो, गवर्नेंस कैसा हो, देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, इसमें यथार्थवादी चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। अब इसकी बुक का नाम, इसमें दो बुक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो लिखी द प्रिंस और एक तो लिखी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग। ये दो बुक इसकी बहुत फेमस। हालांकि ये दोनों बुक इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ठीक है, इसने लिख तो पहले दिया था लेकिन प्रकाशन में कब आई? इसकी मौत के बाद। अब ये था कहाँ का था? ये इटली का। अब ये इटली में एक जगह है फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस में ये कई बार एक तरह से राजदूत बन के, फ्लोरेंस राज्य का प्रतिनिधि बन के काम कर चुका। तो इसको अनुभव हो गया था बहुत सारे राज्यों के साथ तालमेल बिठाने का, काम करने का। इसने ये देखा, इसका मेन विचार ये हुआ कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाए अपने देश के लिए जो बेस्ट हो। ठीक है, तो अब इसने ये देखा कि जहाँ जहाँ डिस्पोटिज्म है, डिस्पोटिज्म मींस निरंकुश तंत्र, जहाँ जहाँ निरंकुश तंत्र है वहाँ काम बड़ा शानदार चल रहा है, वहाँ सरकारों को काम करने में समस्याएं नहीं हो रही। अब डिस्पोटिज्म, निरंकुश तंत्र का मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ का जो शासन है, जहाँ का जो प्रशासक है, उसको किसी के नियम कानून के सामने झुकने की जरूरत नहीं, वो किसी भी बातों को बहुत एक तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। दिस इज द निरंकुश। ठीक है, तो अब जैसे आज ही देखिए कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है ना, मतलब सबकी बातों को सुना जाता है। अब चाइना को देखिए, चाइना में क्या है? चाइना में है कम्युनिज्म। ठीक है, मतलब वहाँ का जो शासक है वो एक तरह से निरंकुश शासक की तरह काम करता है। जैसे मान लो इस एरिया में कोई कंपनी लगानी है, अब हमारी सरकार लोगों से जबरदस्ती जमीन छीन नहीं सकती, एक तरह से लोगों की सहमति से जमीन मांगती है या लेती है। लेकिन अगर चाइना में सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड सरकार की है, जहाँ चाहे जो चाहे स्टैब्लिश कर, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होता,
हमारे यहाँ आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, है ना। अभी आपने देखा कल नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उधर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है ना, देखा ना। तो अब निरंकुश जो शासन तंत्र होता है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती। इसीलिए मैकियावेली कहता है कि अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाना है, मजबूत राज्य, तो हमको निरंकुश तंत्र जैसा एक शासन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमने देखा कि गवर्नेंस और डिस्कोर्सेस ऑन बिलीफ, इसकी दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब वो इसके बारे में बात करने के लिए एक्चुअल में वो कहता है कि शासन प्रणाली दो प्रकार की होनी चाहिए। कौन सी दो प्रकार की? ये देखो मैं बता रहा हूं। उसने कहा कि शासन प्रणाली गवर्नमेंट जो है दो प्रकार की, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। ठीक है। अब आइडियल के लिए उसने बताया कि रिपब्लिक मॉडल सबसे बढ़िया। कौन सा? रिपब्लिक। जो आइडियल, अब रिपब्लिक मॉडल कैसे लोगों के लिए? जहां के देखिए किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा ये वहां के लोगों पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात समझ आ रही ना। जैसे आपने देखी अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों है? कैसा पॉलिटिकल सिस्टम हुआ? तालिबान का शासन स्टैब्लिश है, वहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल राइट्स नहीं है ना। देखा है ना कि महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था दूर कर दिया गया, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकती, जाएंगे तो पूरी तरह से ढक के जाएंगे उनका। ऐसा मॉडल क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं? कबीलाई माइंड सेट के, कबीले के लोग अभी भी वो ट्राइबल टाइप का जीवन जी रहे हैं। मतलब लूटो मारो और खाओ, ये उनकी आदत है। इसीलिए वहां का शासन ऐसा है कि जो एकदम निरंकुश है, बंदूक के दम पे शासन स्टैब्लिश किया हुआ है। देखा है ना, नहीं जो सारी चीजें देखते हो तुम लोग। मैकियावेली यही कह रहा है कि किसी भी देश का शासन कैसा होगा ये लोगों पर डिपेंड करता है। अगर लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, जैसा कि आप लोगों का है, बड़े ईमानदार हो, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हो, नियम कानून का पालन करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, है ना, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हो, तो इसीलिए ऐसा मॉडल के ऐसे लोगों के लिए रिपब्लिक बेस्ट है। ऐसे लोगों के लिए क्या बेस्ट है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जहां जनता की एक्टिव भागीदारी होगी सरकार। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां देश का सर्वोच्च जो पद है, जो हेड है, वह जनता के माध्यम से चुना जाएगा। किसी परिवार या किसी वंश, किसी एक विशेष कुल से नहीं आएगा। जैसे इंडिया को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमारे देश का जो हेड है, राष्ट्रपति एक तरह से कहेंगे, वो कैसे चुना जाता है? मतलब चुना जाता है। वो कैसे आता है? चुन के आता है लोगों के बीच से। ऐसा नहीं कि कोई एक राष्ट्रपति हो गया तो उसका बच्चा भी राष्ट्रपति हो जाएगा, उसका पोता राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से उन्होंने बताया कि अगर लोगों के चरित्र अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, नैतिक हैं, अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, तो कैसा शासन हो? रिपब्लिक शासन। ठीक है। लेकिन फिर दूसरी बात बताया कि अगर लोग ईमानदार नहीं हो, अब यहाँ बात कर रहा है प्रैक्टिकल की, लोग ईमानदार लोग नहीं है, भ्रष्ट लोग हैं, तो उसने बोला कि इसके लिए एक तरह से हमको मोनार्की अपनानी पड़ेगी, राजनीति। राजतंत्र ये कैसे लोगों के लिए है? जो लोग भ्रष्ट हैं, जो इतनी आसानी से सरकार की बातों को सुनने वाले नहीं हैं, अपने कर्तव्यों को पालन करने वाले नहीं हैं, उनके लिए राजतंत्र ही अपनाया जाना चाहिए। और आपने देखा है उसका एक्चुअल मैकियावेली का भी मानना था कि 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? भ्रष्ट। ठीक है। ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं, और क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन
कर्तव्यों का पालन नहीं करते। मतलब एक तरह से राज्य के हित में, देश के हित में अपने मन से कोई काम नहीं करते। आपने देखा है ना समाज में। और मैकियावेली ने अपने अनुभव से यह पता किया कि ज्यादातर लोग बुरे हैं। ज्यादातर लोग कैसे हैं? इसीलिए उसने कहा कि ज्यादातर देशों में मोनार्की स्टैब्लिश हो, राजतंत्र शामिल हो। अब राजतंत्र में होता क्या है? राजतंत्र में जो राजा होता है, आपने एक बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसमें एक फेमस स्टेटमेंट है कि मेरा वचन ही शासन। तो राजा का वचन ही शासन होता है, राजा का वचन ही कानून होता है। ठीक है? तो इसीलिए वहां अगर आप लोगों को राइट देते हुए कि चलो तुमको राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब कुछ है, तो वहां काम नहीं हो पाएगा। मतलब एक मजबूत शासन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। मैकियावेली का मेन काम, उसका मेन स्टडी यही था कि हम कैसे अपने प्रशासन को मजबूत करें ताकि हमारा देश एक स्थिर प्रशासन दे सके, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के। आज भी वही देश पीछे हैं, अविकसित है, लोग वहां के बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी से मर रहे हैं, जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। देख रहे होंगे आप लोग, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए, वेनेजुएला की हालत देख लीजिए, ईरान की हालत देख लीजिए, यमन की हालत देख लीजिए। यमन एक देश है जहां लगातार वॉर चल रहा है पिछले कई सालों से। और अफ्रीका में तो ऐसे भरे पड़े देश है जहां लगातार वॉर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, देश का विकास नहीं होगा। आप एक छोटे से उदाहरण समझ सकते हैं कि हमारे देश में ही हम राज्यों की बात कर रहे हैं। वो राज्य पिछड़े हैं जहां राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, और वो राज्य बहुत आगे हैं जहां राजनीतिक स्थिरता थी। जैसे बिहार को देखिए आप, बिहार में आए दिन सरकारें बदलती जाती हैं। कभी नीतीश बाबू इसके साथ, कभी उसके साथ, है ना, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कभी बीच में सरकार बना, अभी तो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है मामला, इसके पहले तो और ज्यादा अनस्टेबल था। ठीक है? यूपी का देख लीजिए, यूपी में भी यही हालत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो जहां जहां अनस्टेबिलिटी रही है, वहां वहां डेवलपमेंट के फ्रूट्स लोगों तक नहीं पहुंचे। इसीलिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मैकियावेली का मानना था कि ऐसे देश जहां के ज्यादातर लोग भ्रष्ट हो, ईमानदार ना हो, हमको मोनार्की स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, राजतंत्र, और राजा कड़ाई के साथ शासन करेगा। ठीक है? और उसने बहुत सारी चीजें राजा के बारे में बताई, राजा कैसा होना चाहिए, राजा की छवि कैसी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? उसने बताया कि इंसानों में कुछ गुण होते हैं जो प्रधान होते हैं। जैसे आप इंसानों को कैसे समझा सकते हैं या कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। एक तो प्यार से मनवा सकते हैं, है ना, प्यार से बात मनवा सकते हैं, ये या कि एक डर दिखा के मनवा सकते हैं, भय दिखा के, होता है ना कि डरा के अपनी बात मनवा दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के प्रति हमेशा घृणा का भाव रखते हैं, है ना। और एक गुण होता है एक तरह से तिरस्कार का। तो उसने कहा कि राजा जो हो हमारा, कि राजा ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्यार भी करें और डरे भी। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन किसी भी देश की राजनीतिक स्थिरता चाहिए। राजा कैसा हो जिससे लोग प्यार करें और डरे भी, और देश राजनीतिक रूप से बहुत स्थिर होगा। ठीक है? और दूसरा था कि उससे डरे, डरना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डरे और भले उससे घृणा करें, भले उससे आप घृणा करें, लाइक ना करें, लेकिन आप डरें तो भी क्या होगा, पूरे देश में एक स्थिरता मेंटेन रहेगी, उसका मजबूत शासन एस्टैब्लिश होगा। बात समझ आ रही है? मैकियावेली का एक फेमस स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपनी पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। बात समझ आ रही है? कि मतलब
उसका कहना था कि व्यक्तियों को बार बार प्रताड़ित ना करो, एक ही बार प्रताड़ित करो, बार बार प्रताड़ित करोगे तो और ज्यादा परेशान होगा, ठीक है। और आर्थिक रूप से नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि व्यक्ति सारे आपके अपराध माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है तो आपको माफ नहीं करेगा। आप लोग इससे ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे पैसे उधार लिए और वो पैसे दे नहीं रहा है, ये बात आप कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन वो सारी बातें भूल जाएंगे, उसने क्या क्या किया था, कहाँ गए थे हम लोग, और क्या क्या बातें हुई थी, सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसने या आपने ही किसी दोस्त से पैसा लिया तो भूल नहीं पाएंगे। देखा ही नहीं देखा ऐसा, वो हमेशा उसको याद रहेगा कि अरे यार पैसा दिया तो लौटाया नहीं अभी तक, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि कैसा एक प्रशासक होना चाहिए जिससे राजनीति की स्थिरता मेंटेन हो, और उसने बोला कि राजा को जो है, जो प्रशासक है, उसको हमेशा जनता की नजरों में कुछ और होना चाहिए और ओरिजिनलिटी कुछ और होनी चाहिए। जैसे उसने बोला था फेमस स्टेटमेंट कि राजा को शेर की तरह आक्रामक और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, मतलब डुअल बिहेवियर, कि चालाकी भी हो आपके अंदर और मजबूती भी हो आपके अंदर। राजा बहुत धार्मिक दिखे, बड़ा पूजा करता है राजा को, एकदम बहुत धार्मिक आदमी है, लेकिन राजा एक्चुअल में धर्मकर्मियों के उसके अंदर। वर्तमान समय में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि बड़े बड़े नेता हैं जो खूब दिखावा करेंगे, मंदिर में जा रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, समाधि ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से, मैं क्या भी ऐसा कहता है, वो अंदर से धार्मिक नहीं होते बिल्कुल, वो सिर्फ दिखावा करते हैं जनता को, ताकि जनता को लगे कि हाँ ये मेरे जैसा इंसान है, ठीक है। मैकियावेली का मेन फोकस था कि एक सेकुलर स्टेट बना जहां धर्म का ज्यादा प्रभुत्व ना हो सरकार। क्यों? क्योंकि इसके पहले मध्यकाल में धर्म का बहुत ज्यादा प्रभुत्व हुआ था, हर चीज में धर्म, राजा और चर्च के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रगल चल रहा था कि कौन ज्यादा पावरफुल, तो राजा और चर्च के स्ट्रगल में ही राज्य कमजोर हुआ, इसलिए वो चाह रहा था कि राज्य ऐसा बने जहां धर्म का बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बात समझ आ रही है। तो इसलिए वो बात करता था राष्ट्र राज्य की, नेशन स्टेट बनाने, एक ऐसा राज्य जहां पे चीजें सेकुलर तरीके से सब चले, किसी विशेष धर्म को ज्यादा मान्यता नहीं, किसी विशेष धर्म को ज्यादा प्रमोशन, ठीक है, सब इक्वल है राजा की नजर। बात समझ आ रही है। तो इसमें आप कुछ नोट करना चाहेंगे, कुछ नोट कर लीजिए ताकि आप लोग कुछ पढ़ा है, वरना मैं बोल के चला जाऊंगा, आप लोग भूल जाओ, है ना। लिखो इधर थोड़ा सा। निकोलो मैकियावेली आधुनिक युग का प्रसिद्ध इतालवी राजनीतिक विचारक था। निकोलो मैकियावेली आधुनिक युग का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। वह इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस में पैदा हुआ। कहाँ? फ्लोरेंस। वह इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस में पैदा हुआ। और एक्चुअल में जब इसका उद्भव हुआ है वो टाइम रेनेसां का था, मतलब पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण क्या होता है? क्या होता है पुनर्जागरण? पुनर्जागरण का मतलब वह दौर, वह टाइम, विशेषतः यूरोप की बात की जा रही है कि जब धार्मिक चीजों को पीछे धकेला जा रहा था, लॉजिक, आर्ट, कल्चर, साहित्य, इनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मध्य एज में धर्म का बोलबाला बहुत हो गया था, तो लोग उससे परेशान हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए वो दौर था कि जब पुनर्जागरण काल हो रहा था, लोग फिर से साहित्य की तरफ, फिर से कलाओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उस टाइम को कहा जा रहा था पुनर्जागरण। तो आप पुनर्जागरण लिखिए साइड में, क्या है देखिए। यूरोप के इतिहास का वह दौर, यूरोप के इतिहास का वह दौर जिसमें प्राचीन आदर्शों के अनुरूप
यूरोप के इतिहास का वह दौर जिसमें प्राचीन आदर्शों के अनुरूप कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी के आसपास इटली में हुआ। इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी के आसपास इटली में हुआ, लेकिन बाद में यह दुनिया के कई देशों में फैल गया। ठीक है। तो इसके प्रभाव से, अगली लाइन में, इसके प्रभाव से मध्ययुगीन दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। इसके प्रभाव से मध्ययुगीन दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? परिवर्तन ये आ गया कि अब चीजें धार्मिक रूप से नहीं चलेगी। अब चीजों में लॉजिक, साइंस, साहित्य, इन सबको समावेश किया जाएगा। ठीक है। तो मध्ययुगीन दृष्टिकोण में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अब कला और साहित्य धार्मिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं। अब कला और साहित्य धार्मिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गए। मतलब जो पहले सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं के लिए यूज होती थी, अब नहीं। अब वो मानवीय संवेदनाओं के लिए, प्रशासन के लिए और अदर चीजों के लिए उनका यूज किया जाए। ठीक है। बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गए। कौन? कला और साहित्य। ठीक है। तो ये हमने बताया था सच्चरित्र लोगों के लिए। और ये इसको तो आपने देखा है भ्रष्ट लोगों के लिए। ठीक है। दो टाइप के गवर्नमेंट की बात करता है, एक तो आइडियल, एक प्रैक्टिकल। आइडियल का मतलब है कि रिपब्लिक, जहाँ के लोग कैसे हों, बहुत ही ईमानदार हों, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो उनके लिए। और दूसरी थी क्या? दूसरी थी राजतंत्र, मतलब जहाँ के लोग भ्रष्ट हों, अपने कर्तव्यों का पालन ना करते हैं, उनके लिए एक ऐसा राजा होना चाहिए जो सशक्त रूप से, मजबूती रूप से शासन को स्टैब्लिश कर सके। ठीक है। तो ये आपने लिख दिया है, पुरानी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे लिखेंगे, थोड़ा लिखिए। इसमें लिखिए कि तत्कालीन, मतलब मध्यकालीन, तत्कालीन विचारकों का ध्यान अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं से हटकर, तत्कालीन विचारकों का ध्यान अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं से हटकर सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं की ओर खींच रहा है। सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं की ओर खींच रहा है। बात समझ में? ये जो मैकियावेली के समय से पहले लोग मध्यकाल में ज्यादातर बातें करते थे स्वर्ग की, नरक की, जैसे आपने पढ़ा है थॉमस एक्विनास को, सिसिरो को। अब ये सब क्या बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे कि अगर आप बुरे काम करोगे नरक में जाओगे, अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो लेकिन बाद में मैकियावेली के बाद से कि लोगों ने स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट दूर करना शुरू किया। भैया पहले हम इस दुनिया की समस्याएं तो निपटा लें, इसके बाद हम स्वर्ग नरक की बात करेंगे। और आज भी ऐसा होता है कि आपके जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर आपको धर्म की बातें, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें सिखा दी जाती है, बता दी जाती है। अरे आज आपको क्या समस्या है? आज आपको समस्या है आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्कूल अच्छा, आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको प्रॉपर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आपको बताएंगे कि आपको धार्मिक चीजों में इंडल्ज हो जाओ। और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां धर्म का चोला ओढ़ लेती हैं। कार्ल मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है, क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने?
यस, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पॉलिटिक्स। धर्म राजनीति के नशा है। आप बस धर्म की घुट्टी पिला दो, लोग पागल हो जाएंगे। यस यस, इसी को वोट दूंगा मैं, यही पार्टी सबसे बढ़िया। बात समझ आ रही है? तो पहली बार मैकियावेली ने अपने अनुभवों और ऐतिहासिकता के आधार पर अपने सिद्धांत दिए, इसीलिए इसको कहता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पहला आधुनिक राजनीतिक विचार। अब उसने कहा कि राजनीति के लिए बहुत जरूरी है आप पुराने इतिहासों को समझें। जब पुराने इतिहास को आप समझेंगे तो पुरानी गलतियां नहीं करेंगे। उसका यह कहना था कि समय बदल जाता है लेकिन समस्याएं लगभग सेम टाइप की होती है। अगर हमने पुराने इतिहास को समझा है, पुरानी चीजों को देखा है, पढ़ा है, तो हम उससे सोल्यूशन निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे आपने पुरानी गलती, कोई गलती की है आपने, लेकिन आपने उससे सीख लिया, तो अगली गलती नहीं करेंगे आप उसी टाइप की। लेकिन जो एक ही टाइप की गलती बार बार करे, उसको क्या करते हैं? जो एक ही गलती को बार बार रिपीट करे, उसको क्या बोलेंगे? वो तो मूर्ख आदमी है भाई, वो सीख ही नहीं रहा अपने इतिहास से, है कि नहीं ऐसा? तो आप लोग सीख लेते हैं। एक बार आपने गलती किया, अपनी गलती से सीख लो, ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, नई गलती कर सकता हूं, मतलब आप किसी इंसान के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी समुदाय के साथ धोखा खा देने का, आप बोले अगली बार इससे धोखा नहीं खाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं बार बार उससे धोखा करते हैं, फिर से उसी बात जाएंगे। बोले आप नए आदमी के साथ धोखा कर सकते हैं लेकिन पुराने के साथ नहीं खाएंगे। बात समझा रही है? तो मैं क्या अपनी यही कहता हूं कि आप अपने इतिहास से सीखो, आप अपने अनुभवों से सीखो। अब उसने ज्यादातर लोगों को भ्रष्ट बताया। कैसे बताया? उसके एक्सपीरियंस से, क्योंकि वह जब फ्लोरेंस का राजदूत या राजप्रतिनिधि बन के काम कर रहा था, उसने कई देशों में काम किया और देखा कि ज्यादातर लोग क्या हैं? आज भी आप महसूस करेंगे कि ज्यादातर लोगों के अंदर स्वार्थ, लोभ, लालच, चातुरता, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की एक सोच कि कैसे मैं इसको बर्बाद कर दूं, कैसे मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं, भरा पड़ा है कि नहीं? है ना? अनुभव करिए आप। सबसे बड़ी टीचिंग आपका एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ा टीचिंग आपका एक्सपीरियंस है, आप कितना अनुभव कर पाए। हो रहा है? दुनिया में सफलता का पैमाना यही माना जाना चाहिए कि आपको कितना अनुभव है। ये नहीं कि आप बहुत पैसा कमा लिए, आप पूरी संपत्ति, बंगला, गाड़ी ले लिया, बड़े सफल है, कुछ नहीं सफल है। आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी अलग अलग तरीकों की परिस्थितियों से निकलने का। बात समझ आ रही? दिस इज द सक्सेस। तो उसने लोगों के बारे में, राज्य के बारे में ऐसा बताया अपने अनुभव से कि ज्यादातर लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करना चाहते, ठीक है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है? मुनाफिक। सच छोड़ दिया करें, टाइम से ना आप ठीक है? 5 लोग बच्चे निकलते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।